उनकी गजलें जरूर सुनिएगा साहब, क्योंकि वो एक ऐसे शायर हैं जिनकी गजलें, जिनके शेर मैं कोट करता हूं। मैं बहुत समझदारी से मैं बात कह रहा हूं साहब, मैं धन्य हो रहा हूं धीरे धीरे। मैं बता रहा हूं आपको कि उनकी गजलें मैं कोट किया करता हूं। क्या बात कहते हैं साहब। वो जब पढ़ रही थी गीत श्रृंगार के, कौन पढ़ रही थी आप जो उज्जैन से आई हुई हैं, तब मुझे प्रदीप जी के दो शेर याद आ रहे थे। क्या बढ़िया बात कहते हैं साहब। प्रदीप जी का अंदाज देखिए, आपने प्रदीप जी का ये अंदाज कभी नहीं सुना होगा कि इश्क बड़ा चालाक है, उसको फुसलाने की आदत है। ये मैं प्रदीप चौबे जी के शेर सुना रहा हूं। जब इन्होंने कहा कि वो सपने में बालम बालम आ रहा है, तब प्रदीप जी ने कहा कि इश्क बड़ा चालाक है, उसको फुसलाने की आदत है। हुस्न बड़ा मासूम है, उसको फंस जाने की आदत है। और देखो बालम सपने में आना जाना बंद करो, तुम क्या जानो नींद में हमको बतियाने की आदत है। ये प्रदीप चौबे है, ये असली प्रदीप चौबे है। प्रदीप चौबे जिन्होंने कविता के अंदर एक नई परंपरा का विकास किया साहब। प्रदीप चौबे 77-78 में जब कवि सम्मेलन के मंचों पे उभरे, उन्होंने कविता में नाट्य परंपरा का जो विकास किया है, एनेक्टेशन ऑफ जो पोइट्री प्रदीप चौबे का है। आपको लोग कहेंगे प्रदीप चौबे हास्य के अद्भुत कवि हैं, वो तो है ही, वो आप सब जानते हैं। प्रदीप चौबे बहुत बड़े स्टार है, सब जानते हैं। लेकिन एनेक्टेशन ऑफ पोइट्री का काम जो प्रदीप चौबे ने किया है, वो और कोई कर नहीं सकता। शब्दों को, विन्यास को जो प्रस्तुत करने का काम जो किया, जो रदीफ, काफिये और तलफ्फुज की जो समझ प्रदीप चौबे की है, वो देश में किसी हास्य कवि की नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रदीप चौबे जी के लिए कि वहां और अपनी हास्य कविताएं पढ़े। नहीं साहब, प्रदीप चौबे जी के लिए ये नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रदीप चौबे जी के लिए। शैलेश लोढ़ा ने इतना सब कह के मेरे सामने एक चुनौती खड़ी कर दी कि क्या पता मैं क्या सुना सकूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया। पता नहीं मुझे जमा रहा था कि उखाड़ रहा था। लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस का कवि हूं, एक श्रोता भी। तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे कि वो कॉन्फिडेंस है कवि। कॉन्फिडेंस मेरे आगे किसी का क्या हो सकता है। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं तो कॉन्फिडेंस वाला आदमी हूं। कविता हो ना हो, आदमी के पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बैठ जाइए मिस्टर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो उसका है, मैं कविता पढ़ रहा हूं, वो चाय बेच के जाएगा, मेरे प्रभाव को नष्ट करेगा। कॉन्फिडेंस तो उसके पास में है। लेकिन साहब मेरे पास भी कॉन्फिडेंस है। आप लोग बढ़िया सुन रहे हैं, काफी देर तक बैठे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप इतने लोग बैठे हुए हैं। और मेरा नंबर हमेशा बाद में ही आता है, जैसे कि आज आया है। लेकिन मैं वो कॉन्फिडेंस वाला हूं कि एक आदमी भी सामने बैठा हो तो मैं पूरी रात निकाल लेता हूं। देखो ने बिना कुछ बोली बजवा ली, ये कॉन्फिडेंस है। अभी बरेली में प्रोग्राम हुआ था सर, बरेली में प्रोग्राम हुआ था। 40,000 आदमी पंडाल में था। जब 8 बजे रात को प्रोग्राम शुरू हुआ, मंच पे 40 कवि और सामने 40,000 श्रोता। 4 बजे रात को मेरा नंबर आया, तब पंडाल में केवल 2 लोग थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। आप समझ गए, सुनाने वाला तो मैं ही था। लेकिन मैं घबराया नहीं, कॉन्फिडेंस वाला हूं। मैंने कहा आप मेरे लिए बैठे हुए हैं, मेरा सौभाग्य है। वो बोला नहीं चौबे जी, आपके बाद मेरा नंबर है। भाई बहुत अच्छे। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। और असली बात तो यह है कि तब तक मेरे को केवल कॉन्फिडेंस शब्द ही मालूम था। ओवर कॉन्फिडेंस भी कुछ होता है, वो तो उस आदमी ने बताया। वाह वाह वाह, ये बढ़िया बात, वाह। तो इस तरह की बात होती है। इतनी सारी बातें कही हैं। इश्क बड़ा चालाक है, उसको फुसलाने की आदत है। हुस्न बहुत मासूम के जिसको फंस जाने की आदत है। एक तमाशा हमने देखा राजनीति के सर्कस में, शेरों को बकरी के आगे मिमियाने की आदत है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया प्रदीप जी। एक तमाशा हमने देखा राजनीति के सर्कस में, शेरों को बकरी के आगे मिमियाने की आदत है। अच्छी सूरत वालों मुझको जैसे चाहो कत्ल करो। अच्छी सूरत वालों मुझको जैसे चाहो, अच्छी सूरत वालों मुझको जैसे चाहो कत्ल करो। अच्छी सूरत पर मर जाना दीवाने की आदत है। अच्छी सूरत वालों मुझको जैसे चाहो कत्ल करो। अच्छी सूरत पर मर जाना दीवाने की आदत है। और वो शेर जो शैलेश ने कोट किया, साइकोलॉजी का शेर है। प्रेयसी को प्रेम हो गया, लड़की को प्रेम हो गया, रात में बर्राने लगी और नींद में पता नहीं क्या निकल जाए। तो जो शेर शैलेश ने सुनाया, मैं अपना शेर सुनाता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने एक अच्छी कविता से शुरुआत करवा दी। देखो बालम सपने में ये आना जाना बंद करो। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, देखो बालम सपने में ये आना जाना बंद करो। तुम क्या जानो नींद में हमको बर्राने की आदत है। बाप को पता लग जाएगा।
तुम क्या जानो नींद देखो बालम सपने में ये आना जाना बंद करो, तुम क्या जानो नींद में हमको बतियाने की आदत है। और शेर तो ये सुनिए, अगर आपको पसंद आए तो कविता को दाद दीजिए। यार ये चाय वाले से मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा ठहर जाए, या फिर मैं भी पी लूंगा। देखो बालम सपने में ये आना जाना बंद करो, तुम क्या जानो नींद में हमको बतियाने की आदत है। इतना सोचा सोच के हमने घर का दर्पण तोड़ दिया, दर्पण है कम। इतना सोचा, बढ़िया शेर है। इतना सोचा सोच के हमने अपना दर्पण तोड़ दिया, दर्पण है कम वक्त उसे तो समझाने की आदत है। और आखिरी शेर है साहब कि नेताजी तुम चंदा खा लो, नेताजी तुम चंदा खा लो, अफसर जी तुम खा लो घूस, चौबे जी का क्या है उनको गम खाने की आदत। भाई बहुत अच्छे। नेताजी तुम चंदा खा लो, अफसर जी तुम खा लो घूस, चौबे जी का क्या है उनको गम खाने की आदत है। मित्रों, मैं शैलेश लोढ़ा को वाकई धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं गजलें वगैरह सुनाता नहीं हूं, गजलें अकेले का दर्द है, अकेले के आंसू हैं। कौन सुनता है और कोई क्यों सुनना चाहेगा। हंसाने की हम लोगों को पड़ गई आदत, अपनी छवि हमने खुद ही खराब कर दी। यकीन मानिए साहब, मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं तो प्रदीप चौबे जी इतने कवि इस चीज के गवाह हैं, इतने वर्षों से पढ़ रहे हैं। ये आज ये मंच है जहाँ प्रदीप चौबे जी ने गजल पढ़ी है, ये आपकी तारीफ है। एक बार तालियां बजाइए आपके बीच में जो गजल पढ़ी। ये सच बात है। और शैलेश जी ने पढ़वा दी। मेले ठेले में, मेले में कौन पढ़ाता है, और तमाम चीजें हैं। लेकिन आज एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी कविता जरा पढ़ लूं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो गया। यह कवि सम्मेलन गड़बड़ हो सकता था, किन कारणों से वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन अगली बार से वो गलतियां यहाँ पे जो आज हो गई हैं, लेकिन फिर भी मंदसौर में पशुपतिनाथ का आशीर्वाद यहाँ रहता है कि यहाँ पर अगर आप पत्थर भी बो दें तो फसलें उगाती हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तो इस तरह की बात थी। चलिए आइए मैं आपको सुना देता हूँ ऐसा कुछ जो मेरे लिए होता है, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। इतना बढ़िया भी अर्चना अंजुम ने गा दिया। ये हमेशा शैलेश लोढ़ा की एक शरारत रहती है कि मुझसे पहले वो किसी कवित्री को खड़ा कर देता है ताकि वो गा दे और मेरा मनोबल टूट जाए। हालांकि अर्चना तुम बहुत फूली फूली मत समझना, तमाम कवित्रियों ने बहुत बढ़िया बढ़िया गाया। श्वेता ने, किसी जमाने में मैं भी गाता था। गाती थी, माने 16 साल की उम्र में मेरी आवाज लता जैसी थी, तो उस समय मैं गाती थी। साहब, मैं पहला ऐसा गायक कलाकार हूं जिसे अपने कॉलेज के जमाने में एक ही गाने पे 2 पुरस्कार मिले। 2 पुरस्कार एक गाने पर। पहला शुरू करने के लिए और दूसरा आप लोग समझिए। दूसरा आप समझ गए। मैं हमेशा अच्छा काम करने जाता हूं, लेकिन लोग ही गड़बड़ कर देते हैं। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा है राजबिहारी जी, एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा है तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा है तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। हफ्ते भर तक गाया बजाया बजाया गाया, पूरे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। मैंने कहा कोई प्रोग्राम है क्या? वो बोला जी हाँ, आज की रात हमारा सपरिवार सोने का प्रोग्राम है। सपरिवार कितना भी अच्छा सुना दूं मैं, लेकिन लोग बात तो गड़बड़ करते हैं। 2.5 घंटे तक एक कार्यक्रम में मैंने अकेले कविता सुनाई। मेरा सोलो प्रोग्राम था, अकेले का था। 2.5 घंटे तक मैंने कविता सुनाई साहब। एक लड़का बाद में आया, बोले साहब कविता सुनाइए ना। अब ये उसने तब कहा जब मैं कविता ही सुना रहा था। तो मनोबल गिराने के लिए बहुत लोग होते हैं। मिलिट्री डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ ग्वालियर में, कैंटोनमेंट एरिया है। मेजर साहब मेरे दोस्त आए थे वहाँ पे मेजर बन करके, तो मेरे को बुलाया जवानों को हंसाने के लिए। तो मैं मिलिट्री के जवानों को हंसाने के लिए गया। वो हंसाने की कोशिश मैंने की कि मैं खुद ही रो दिया। जितना उनका यूनिफॉर्म कड़क था उससे ज्यादा तो उनका चेहरा कड़क था। 1.5 घंटे तक मैंने हास रस की तमाम चीजें सुनाई। कोई जवान हंसने को तैयार ना हो, यहाँ तक कि मैं रोने की हालत में आ गया। और जब मेरा प्रोग्राम समाप्त हुआ तो मेजर साहब ने आदेश प्रसारित किया, अब जवान हंसेगा, अब तालियां बजाएगा। तो जवान बजाने लगे, हंसने लगे। हालांकि वो लोग मुझ पे हंस रहे थे। मैंने कहा मेजर साहब पहले ही बजवा देते। बोले हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाता। कभी की जिंदगी खराब हो गई, उनका डिसिप्लिन पड़ा हुआ है। तो सब बातें मैं साथ में, हाँ जी क्या बताऊं। अब तो जरा मैं थोड़ा दुबला और पतला हो गया हूं।
हालांकि पतला दुबला ही स्टेटस है। पतला क्या होता है? पतला तो दिग्गज है, मैं दुबला हूं, वो पतला है। और दिग्गज आज की तारीख में 25 किलो का है केवल। पैदा हुआ था तो दिख ही नहीं रहा था, केवल आवाज आ रही थी और यह पता लगाना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है। तब अचानक रेडियो पे गाना बजा, कुछ तो हुआ है। वो उम्र ऐसी होती है कि उस समय कि उसे ये नहीं लगता कि हुआ है कि हुई है। तो इसके पिताजी बड़े दुखी थे कि दिख तो रहा ही नहीं है कि हुआ है कि हुई है। तो दाई एक्सपर्ट थी, दाई ने बोला कि नहीं बाबूजी हुआ ही है, क्योंकि मैं जानती हूं, मैंने कई अच्छे को देखा है कि जब होते हैं या होती हैं। तो पिताजी खुश हो बोले तू कह रही है तो फिर हुआ होगा, ये ले 100 रुपए, ये नोट भी तेरे लिए हुआ है। तो दाई ने 100 रुपए का नोट लौटा दिया इसके पिताजी को, बोले रख लो जी, हुआ ही क्या है। वही बहुत अच्छे। तो चाहे मैं हूं चाहे वो हो, हम सब बाद में जाके हास्य कभी हो जाते। पत्नी की बात मुझे तो बहुत खराब लगती है। हाँ। अर्चना अंजुम ने भ्रूण हत्या का, लड़की है, लड़की पैदा हो रही है, रो रो के कह रही है मां से, रोने की क्या जरूरत। शैलेश ने बताया कि लक्ष्मीबाई बनो, कॉन्फिडेंस रखो। लेकिन मैं बाप को बता दूं गंभीरतापूर्वक, आप मेरी बात को मजाक में लेना नहीं, मैं गंभीर बातें भी करता हूं। मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं उसे सुनिए, और लड़कियां सुने, महिलाएं सुने, कि औरतों को हमेशा औरत ने ही कमजोर किया। क्या बात, बिल्कुल सही बात। लड़की विदा होती है तो मां कहती दूल्हे से, हमारी लड़की तो गऊ है। मेरे टाइम में भी कहा था बेटा हमारी लड़की गऊ है। मैंने कहा अपने घर में ही बांधो फिर, मैं आदमी हूं, बैल नहीं हूं। मैं सही कह रहा हूं ना? अरे तो वो मेरा मुंह देखने लगी सास, उठाया घूंघट, बोले क्या मतलब। मैंने कहा मैं आदमी हूं, मुझे स्त्री दो, गाय दे रही हो, कोई मेरे को मिल्क डेयरी खोलनी है क्या? जी में तो आया, पूछ लो कि गऊ है तो कितना दूध देती है। गुस्सा मेरे को बहुत आया। ये बात मैं अंजुम के जवाब में कह रहा हूं, अरे कमजोर क्यों, काय को रोना धोना, एक झापड़ दो आदमी खुद ही रोने लग जाएगा। मेरी बीवी मेरे को उखाड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैं उखड़ता नहीं, मैं पहले खुद ही इतना गड़ा हुआ हूं कि कहां तक उखाड़ेगी। एक बार मुझसे बोली कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था। चुप हो गई हाल, उखाड़ने की कोशिश करती है। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो डॉक्टर के पास जा रही हूं, अपना ब्लड ग्रुप चेक कराऊंगी। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया कि संभाल के कर देना भाई, ब्लड ग्रुप चेक कराने आ रही। तो डॉक्टर ने फोन किया, बोले चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैं कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है। ब्लड तो मेरा ही होता, तेरा होता कि मैं डॉक्टर। तो कलेजा चाहिए, मुझे नहीं उखाड़ सकती, लेकिन कभी कभी दांव उल्टा पड़ जाता है, महिलाएं नंबर 1 हो जाती हैं। एक बार मैं अपनी बीवी के साथ कार में जा रहा था आउटिंग के लिए, जाते समय संबंध अच्छे थे, लौटते में टेंशन हो गया, हो ही जाता। तो मैंने सोचा इसको उखाड़ूं कैसे, मैं कैसे डोमिनेट करूं। तो कार में से मेरे को एक गधा सड़क पे दिखाई दिया, तो मैंने उससे कहा कि देख तेरा रिश्तेदार खड़ा है। तो फौरन बोली कि हाँ शादी के बाद से हो गया है। तो साहब बिजली तो गिर जाती है, हालांकि मैं सब इसलिए करता हूं ताकि उसका मनोबल बढ़ता रहे और वो मेरे यहाँ पे गऊ जैसी बिल्कुल न रहे, इसमें मेरा कलेजा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरा मिसयूज होता रहता है। लोग मुझको मोटा समझते हैं, मेरी काया पे हंसते हैं। मैं अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं, तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन मेरा मोटापा मेरे लिए परेशान है। हमने रिक्शे वाले से कहा, आइए मेरी मुसीबत है। हाँ। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। ऐसा रेट आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया जाती है किलोमीटर से, मैं जाता हूं किलो से। अपनी अपनी मार्केट वैल्यू है। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तोलता है। वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे। मैं और ये दिनेश दिग्गज लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी लेट थी, सोचा वजन लेता हूं। वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वजन तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें।
सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग ने चढ़े, टिकट दिग्गज को दिखाया, वो भी मुस्कुराया, मशीन पे चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखें। हास्य कवियों की मुसीबत है कि उन्हें मशीनें भी छेड़ देती हैं। आप लोग तो हंसते हैं, लेकिन मैं तो आपको अपनी आप बीती सुनाता रहता हूँ। डर के मारे घर से बाहर निकलता नहीं, क्या पता क्या हो जाए। एक अमेरिकन पिक्चर आई थी, मैं भी देखने गया, नाम था जुरासिक पार्क, आपने भी देखी होगी। उसका असली हीरो डायनासोर था, बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। पूरी फिल्म में डायनासोर ही दंदना रहा था। मैं भी देखने गया, पिक्चर लगी हमारे ग्वालियर में, टिकट लेने में क्यू में खड़ा हुआ तो लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर हूं। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे, बोले अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यहीं खड़ा है। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आधे घंटे के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला, धक्का क्यों दे रहा है भाई साहब? मैं कहा धक्का कौन दे रहा है, सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था, मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था। आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, मंदसौर वाले कहते हैं रेट कम करो। मैं सबसे कहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर रहम करो, कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। और आज तो मैं बहुत परेशान हूँ, आज किसी ने कोई रहम नहीं किया। गाड़ी फ्रंटियर में लेट हो गई, हम दोनों यहाँ पहुँचे, मैं और विनीत चौहान। तो विनीत चौहान तो घर से खाना लेके आया था, उसकी बीवी ने बना के दिया था तो उसने खा लिया, मैं तो वैसे निकल लेता हूँ। खाना खाने को मिला नहीं, तो CMO साहब यहाँ पर है, मिश्रा जी, वो मिल गए, जल्दी चलो चौबे जी। मैं कहा मिश्रा जी खाना तो खा लें। नहीं, बोले खाना तो नहीं खाते, टाइम नहीं है। मैं फिर मैंने कहा खाना कब बटेगा, तो मैं तो ब्राह्मण आदमी, ब्राह्मण को खाना बटता है, मिलता नहीं। मैं कहा मिश्रा जी खाना कब बटेगा? बोले 12 बजे के बाद। मैंने खत्म हो गया तो? बोले मैं हूं ना। बहुत अच्छे। मैंने कहा आप तो हैं, लेकिन मैं तो शाकाहारी हूं। वो खुद ही थाली में बैठ जाते, तो उनको मैं कहां से खाता। ब्राह्मण की बड़ी प्रॉब्लम है। पूरी बॉडी थोड़ी स्वादिष्ट होती है। ये किस आप लोग गलत समझ जाते हैं साहब। मेरी तकलीफ पे आप हंसते, मैं जानता हूं। मैं हुआ था रोता हुआ पैदा, पर आप लोग हंसते हैं, बस यही मेरा डबल रोल है। ब्राह्मणों का बेटा हूं मैं साहब, इसलिए चाय वाले को मना कर दिया मैंने कि चाय मत बांट। ब्राह्मण का बेटा दूसरों को खाते पीते नहीं देख सकता। मैं मेहनत करूं, आप लोग सुड़ुक सुड़ुक करें, ये कैरेक्टर नहीं है। अच्छा साहब आप लोग हंसेगा नहीं, मेरी पीड़ा है। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं। ब्राह्मण किसी जमाने में जाति होती थी, आजकल वो एक प्रजाति है। ब्राह्मण का कैरेक्टर दूसरों ने खराब कर दिया, बनियों ने, क्षत्रियों ने, खिला खिला के आप देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप तो केवल खाना। ब्राह्मण को उल्लू बनाया, इसकी जरूरत नहीं थी, वो पहले से ही था। आप केवल खाना, ब्राह्मण बातों में आ गया, लगातार खाने लगा, स्थायी किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं है। लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर आदमी ढूंढता है कि स्वर्गीय पिताजी को खाना खिलाना है, ब्राह्मण को ढूंढो और इतना ठूस के खिलाओ कि वो खुद पिताजी हो जाए। मैं नहीं खाता साहब, मैं दूसरे का पिताजी क्यों बनूं? जब मैं खुद जिंदा हूं अपना खाऊंगा। लेकिन लोग, मेरी रेटिंग अच्छी है। तो ग्वालियर में एक ठाकुर साहब, सुनने लायक बात है, ग्वालियर में एक ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आ गए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैं कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। बहुत अच्छे। तो मेरी बात नहीं समझा। बोले क्या मतलब? मैंने कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूं क्या? उनका माल खाऊं और वहीं पहुंच जाऊं? मैं कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं कहा आ रहा हूं बेटा, तैयारी कर ले, और भगवान ने चाहा तो आज शाम को तेरा ही मना के लौटूंगा। मैं बहुत गुस्से में उसके पिताजी के श्राद्ध में गया खाने के लिए, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। मैं तो तैयारी से गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। उसको लगा कि ये भी कहीं यही नहीं लेट जाए, तो 2-2 बापों का क्या करूंगा मैं।
बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण मगर गुस्से में आज नॉनवेज भी खा सकता हूं। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से कहा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो जो पेट आप मेरा देख रहे हैं ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूल गया है। लोग समझते हैं बहुत ज्यादा खाता हूं, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूं, लोगों के गम खाता हूं, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूं। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूं। क्या बात। और मैं वाकई बहुत कम खाता हूं, कोई चाहे तो कल बुला के देख ले। आप हमारे मालिक हैं और एक बार मैं आपके यहाँ आ गया तो भगवान आपका मालिक है। लेकिन वाकई में बहुत कम खाता हूँ मित्रों, मैं तो बातें ज़्यादा करता हूँ, उससे मेरा पेट भर जाता है। कल रात को जब मैं ग्वालियर के लिए, परसों हमारे ग्वालियर में कवि सम्मेलन था, लोकल कवि सम्मेलन था। तो मैं 1 बजे जब लौट रहा था तो रास्ते में मेरे को एक भूत मिल गया। भूत, मैं बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि मैंने भूत कभी देखा ही नहीं था। मैं काय को डरता, वो बुरा मान गया। उसको लगा कि ये डर नहीं रहा मुझसे, तो मेरे साथ साथ चलने लगा। बोले मैं भूत हूं। मैंने कहा हाउ आर यू सर। वो और बिगड़ गया, उसको लगा डर नहीं रहा है, बड़ी मस्ती में दिख रहा है। बोले मैं भूत हूं। मैंने कहा आप कैसे हैं? बोला मैं भूत हूं। तो मैं कहा मैं क्या करूं? फिर जोर से बोला कि मैं भूत हूं। मैं कहा तू बना रहा यार, इससे क्या दिक्कत? तो बोला भूत से डर नहीं लगता। मैंने कहा मैं भूतनी के साथ में 30 साल से रह रहा हूं। तू लगता कहां है? इतना सुनते ही भूत अपनी लंगोटी छोड़ के भागा, जिसे मैं इस वक्त भी पहना हुआ हूं, मगर आप उसे देख नहीं सकते। उसी दिन से कहावत चली है कि भागते भूत की लंगोटी। आइए थोड़ा सा और आपके जरा क्या था, वो गजल का रोग लगा दिया ना आपने। तो वो ध्यान नहीं रहता मेरे को कभी कभी कितनी देर पढ़ना है। शैलेश कह रहा है कि लंगोटी जल्दी खींचो। अब लंगोटी बहुत लंबी होती है, कितना कर दो काम, कोई रूमाल थोड़ी बांध लूंगा। मैं क्या करूं साहब, जल्दी। वो क्या होता है ध्यान नहीं रहता कभी कभी। एक बार मैं घड़ी बांध के नहीं गया तो मैंने 2 घंटे कविता पढ़ दी। तो एक आदमी ने फूट कर दिया, बोले साहब बस करो बस करो। मैं कहता माफ करना घड़ी नहीं बांध के आया था। तो बोले पीछे का कैलेंडर ही देख लेते। तो मैंने कैलेंडर देख लिया है, पीछे रखा हुआ है। बिल्कुल छोटा सा पीस करके अपनी बात खत्म करता हूँ जी। अच्छा काम करने जाता हूँ, गड़बड़ हो जाता है। ग्वालियर में रहता हूँ, चंबल का इलाका है, जंगल में मकान बना लिया है, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते भी पाले मैंने। मैं कोई भरोसे नहीं करता था, बोले आपने क्या पाले होंगे, उन्हीं ने आपको पाला होगा। एक कुत्ता काफी मोटा है, तो मैंने गेट पे बोर्ड लगा दिया कि मोटे कुत्ते से सावधान। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने कुत्ते के लिए ही लिखा था मोटे कुत्ते से सावधान। तो बोर्ड लगा के हटे था कि घंटी की आवाज, एक साहब गेट पे खड़े थे। मैंने कहा फरमाइए। बोले आप ही हैं क्या? हालांकि उसने आगे बोला था चौबे जी, मतलब सुन नहीं पाया। आप ही हैं क्या चौबे जी? में आया काट खाऊं, मगर काफी मोटा आदमी था, कब तक काटता मैं उसको। यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन सुनने लायक बात तो ये है, सुनने लायक दर्द तो ये है कि जब मैं अपने कुत्तों के लिए उनके अंडे खरीदने जाता हूँ तो मेरा चेहरा देखने लायक होता है। मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने के लिए गया तो मैंने अंडे वाले से एक बड़ा सिंपल सवाल पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग फिर गलत समझ रहे हैं। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दी, उसी लपेट में पूछा मैंने कि आपने ये अंडे कैसे दिए। तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका? मैंने कहा भाव बता दे, तरीका तू जान। मुर्गी तेरी है कि मेरी है? मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा बोले मैं तो 8 बजे देके निकल लेता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते हैं? बोले खानदानी धंधा है, 1919 का बाबा भी दिया करते थे, और संडे को हमारे बच्चे भी कभी कभी अंडे दे दिया करते हैं।
आप इन बातों पे हंसते हैं, मगर हमारे मन का दर्द है। चचा गालिब की हम लोग अभिशप्त संतानें हैं, उनकी बात याद आती है। आपको सुना के यहाँ से विदा से आता हूँ कि बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए।